बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 नवंबर पाकिस्तान में पीर की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन। 12 डेज टू गो। 12 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने ये बात तो बार बार रख रहा हूं कि बाकी मानदा दिन एक सर्कस होगी, मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की पहली खबर भी इसी में से निकलती है। खदशा पैदा हो गया है कि अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी शायद जाली पुलिस मुकाबले शुरू ना कर दिए जाएं। जी हाँ, पहली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो सनसनीखेज इसलिए है कि आपको याद करना पड़ेगा कि अब से कोई 2 महीने या 1.5 महीना पहले अचानक एक खबर आई थी कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के करीबी एक ऑफिसर ADCR, वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू थे, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, वो सियालकोट में तैनात थे। उनके बारे में तासर ये था कि वो ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन हैं या उनके माली मामलात या उनके इंटरेस्ट को वो देखते हैं, ये उनके बारे में तासर था या उनके बारे में लोग कहते थे। उनको अचानक उठा लिया गया। तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा कि मरियम नवाज ने उठवाया, तो किसी ने कहा कि उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठवाया। हाल ही में याद कीजिए, जो नेशनल क्राइम एजेंसी के लोगों को MI ने उठवाया हुआ था, हम ही ने वो एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने ब्रेक की थी। उसके बाद उन अफसरान को अदालत में लाकर पेश किया गया था। बिल्कुल इसी तकरीबन तरतीब के साथ ये काम भी हुआ था। इकबाल संघेड़ा नामी ये जो ADCR था, इसको अचानक से गायब कर दिया गया। फिर ये पुलिस की कस्टडी में आ गया और बताया गया कि इसने बहुत करप्शन की है और इसके पीछे ख्वाजा साहब हैं और वो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और इनसे बहुत सारा करप्शन का जो माल है वो बरामद भी हो गया, मिल भी गया है। उसके बाद इन्होंने ज़मानत फाइल की, लेकिन ज़मानत इनको ना मिली। उसी दौरान जब इनको उठाया गया तो ख्वाजा साहब हवास बाख्ता हो गए, आपे से बाहर हो गए और यहां तक चले गए कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत में लगाए गए चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, CCPO लाहौर, इनके नाम लिए बगैर डायरेक्टली इनकी तरफ इशारा करके कहा कि इन लोगों ने बहुत माल बनाया है और माल अब ये पुर्तगाल में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं और वहां की शहरियत भी ले रहे हैं। खैर, ख्वाजा आसिफ के इन बयानों से भी कुछ खास ना बना और किसी ने इकबाल संघेड़ा को कोई रायत ना दी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने मुतद्दद बार नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की कोशिश की, जो ना हो सकी, लेकिन आखिरकार 3-4 कोशिशों के बाद ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जिसमें फिर इस मामले को थोड़ा रफा दफा करवाया गया। उसमें मरियम साहबा भी बैठी और कहा गया कि किसी तरीके से इकबाल संघेड़ा को MI वगैरह के चुंगल से निकालते हैं। खैर, उसके बाद से ख्वाजा आसिफ तो इस मामले पे खामोश रहे और ये मामला भी बैक बर्नर पर चला गया। लेकिन अब से जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पीर की दोपहर को तकरीबन 12 बजे के करीब, तो उससे 1 घंटा पहले जो खबर आई है उसने अब सनसनी मचा दी है, क्योंकि इकबाल संघेड़ा जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं वो एकदम गायब हो गए। जी हाँ, इकबाल संघेड़ा जो कि ADCR रेवेन्यू हैं सियालकोट के, वो एकदम से गायब हो गए। गायब कहाँ से हो गए, उनके बारे में अब पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हम उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए लाहौर से रावलपिंडी ला रहे थे, लाहौर जेल में थे, वहां से उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए रावलपिंडी ला रहे थे, तो दौरान में रेस्ट एरिया से वो भाग गए, फरार हो गए। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस वालों से वो फरार हुए 13 नवंबर को। कब? 13 नवंबर को पुलिस ने इस चीज की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 15 नवंबर को, गौर से सुनिए ये डेट्स, 13 नवंबर को पुलिस क्लेम कर रही है कि उन्हें लाहौर जेल से रावलपिंडी इन्वेस्टिगेशन के लिए ला रहे थे। रास्ते में मोटरवे से वो गायब हो गए और 2 दिन तक पुलिस वालों ने किसी को नहीं बताया, अपनी पुलिस को भी नहीं बताया। 15 तारीख को पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज 17 तारीख को यह खबर बाहर आई है। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि कहीं संघेड़ा साहब को किसी जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि यही तरतीब है जब इन्होंने किसी को कत्ल करना होता है, CCD वगैरह के थ्रू। क्योंकि एक ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ADCR है, पुलिस के चुंगल से कैसे फरार होगा, क्यों होगा, ये सारी बात जो है वो बनती नहीं है, जुड़ती नहीं है, इसकी कोई समझ नहीं आती इकट्ठे होकर कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब ये कहानी आई है, इसकी FIR भी सामने आ गई है, अदालत में भी ये बयान सामने आ गया है।
अब या तो फिर ख्वाजा आसिफ भी इसमें शामिल हैं, या वो शामिल नहीं है, दूसरे लोग शामिल हैं, या तो इकबाल संघेड़ा के पास वाकई इस तरह के कुछ सबूत हैं, या वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है कि अगर वो वाकई पकड़ा गया और उसे जेल हुई और उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो कहीं वो ऐसी शख्सियात के नाम ना ले दे जो बड़ी बड़ी शख्सियात उससे को फ़ायदे उठाती रही हों, या मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, या जो लोगों का तासर है, तज्जिया है, जिसमें लोग ये समझते हैं कि शायद वो उनके बिहाफ पर करप्शन कर रहे थे बड़े बड़े लोगों की, तो अगर उन्होंने वो सारा माल दे दिया या इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो लोग नंगे ना हो जाएं, तो कहीं वही लोग उन्हें सीसीडी के हाथों कत्ल ना करवा रहे हों। अगले चंद दिन में पता चल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक खबर है, खौफनाक डेवलपमेंट है। इसको आम खबर के तौर पर ना लीजिए। और अगर ये काम चल पड़ा, अगर इकबाल संघेड़ा को वाकई ऐसे कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा दिया गया, तो फिर ये रुकने वाला नहीं, फिर पता नहीं कौन कौन इस तरीके से उठा के कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हमारी दुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस चीज़ का पता चल जाएगा। अच्छा जी, वकास साहब हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, उम्दा सहाफ़ी हैं, ड्रॉप साइट के लिए अमेरिका में काम करते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो इकट्ठे मुर्तज़ा साहब के साथ और रायन ग्रिम के साथ इन्होंने प्रिंट की हैं, जिसमें याद कीजिए बहुत सारी, जो पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला बेचा था वो स्टोरी हो, या आपको सबको याद होगा जो साइफ़र का पूरा टेक्स्ट था उसको छाप दिया था इन्होंने। तो बहुत सारी मोतबर किस्म की पाकिस्तान से रिलेटेड ये स्टोरीज़ छाप चुके हैं। अब उन्होंने दावा ये किया है कि मरियम साहबा लोगों को धोखा देने के लिए, मतलब ऑप्टिक्स दिखाने के लिए ब्राज़ील गई तो एक जहाज़ पर बैठ के थी, मीन कमर्शियल जो आम फ्लाइट होती, जैसे आप हम सब ट्रैवल करते हैं टिकट ख़रीद के, ऐसे एक कमर्शियल एयरलाइनर से फ़्लाइट पर गई थी ब्राज़ील, लेकिन वहाँ पर उनका जहाज़ खड़ा था। वो कहते हैं कि वहाँ से वो ज़ाहिर है पाकिस्तान एयरफोर्स का ही जहाज़ होता है, वो जो उनके पास होता है, पहले भी इस्तेमाल करती रही हैं। अब उन्होंने जहाज़ की इन्फॉर्मेशन भी दी है और दिखाया है कि वो जहाज़ उन्हें लेकर वहाँ से लंदन गया है, और आज सुबह हमारी इत्तलात हैं कि वो पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं लंदन से, और लंदन के गालिबन लूटन एयरपोर्ट से उन्होंने फ़्लाई किया है, और शायद वही जहाज़ है जो उन्हें वापस लंदन से लेकर भी आया है। तो मरियम साहबा ने, इसका मतलब है कि जहाज़ को टैक्सी बना रखा है। अच्छा, इसमें फिर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत हो सकती है? इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों अमेरिका से ब्राज़ील तक ही वो कमर्शियल फ़्लाइट पर गई। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ब्राज़ील में, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी। ज़ाहिर है उसमें अगर जेट पर जाती तो पूरी दुनिया को पता चलता। बैनुल अक़वामी जरीदे भी कई दफ़ा ख़बर लिखते हैं कि ये देखें, माहौल दोस्ती की बात हो रही है, लेकिन देखिए एक ही जहाज़ उड़ा के एक ही शख्स के लिए आए, बजाय इसके कि ये किसी सवारियों वाले जहाज़ में आते और कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो कम होता। ये एक ही जहाज़ उड़ा के लाई हैं, ज़्यादा फ्यूल खर्च किया, तो ये माहौल दोस्ती नहीं है, माहौल दुश्मनी है। इन चीज़ों से बचने के लिए, और वैसे भी उनको पता था कि यहाँ अमेरिका में या मीडिया में स्क्रूटनी होगी, तो यहाँ से झुल देने के लिए, धोखा देने के लिए आप ये समझिए कि उस जहाज़ पर सवारी करने की बजाय उस जहाज़ को खाली बेच दिया होगा, और ख़ुद वो कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर, मतलब कौम का डबल ट्रिपल नुकसान अपने फैशन के चक्कर में, अपने ड्रामे के चक्कर में, खुद और अपने पूरे स्टाफ समेत। अब पता नहीं कौन कौन उस जहाज़ में गया होगा और किस किस ने टिकट ली होगी, लेकिन कमर्शियल फ़्लाइट से गई नॉर्मल टिकट लेके, वो भी तो पैसे ज़ाहिर है पंजाब नहीं पे करने हैं। और उसके बाद वो जहाज़ वहाँ खड़ा था, वो वहाँ से उन्हें लेके लूटन गया। लूटन से अब कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि वो पाकिस्तान गया। ये आपको हम स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं जो वकार साहब ने इसके साथ आवेज़ा किया है। एक और शर्मनाक कहानी है, जस्ट लाइक जो जापान में हुआ था, जिसकी खबर हमने आपको बहुत पहले, महीनों पहले दी थी, कि वो जापान जाएंगी और फिर सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से प्ले आउट हुआ था जैसे उन्होंने वो प्लान किया था। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं आप क्विकली। उर्दन के जो शाह हैं उन्हें निशाने पाकिस्तान अवार्ड किया गया है। निशाने पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर जो अभी तक हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद तो फिर फील्ड मार्शल सुप्रीम कमांडर बन जाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो सदर पाकिस्तान हैं सुप्रीम कमांडर। वो उन्होंने निशाने पाकिस्तान पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो पहना ना सके। निशाने पाकिस्तान और सदर साहब डगमगा गए। सदर साहब के हाथों में निशाने पाकिस्तान था, जब वो उर्दन के शाह साहब को पहनाने लगे तो वो डगमगा गए। फिर जो पास खड़े फ़ौजी अफसर थे उन्होंने कहा, सदर साहब ये आपसे नहीं होना, मैं ही करता हूँ। उनके बिहाफ पर फिर उन्होंने वो जो
जो भी उसके लवाजमात हैं निशान पाकिस्तान के, वो दो चीज़ें गालिबन, एक सैश होती है और एक वो मेडल टाइप चीज़ है, दोनों उन्होंने ही पहनाए। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने तमाम मामला सदर वाले अपने हाथों में ले लिए, वहाँ खड़े हुए फ़ौजी ऑफिसर ने उसको बाकायदा इन प्ले करके दिखाया कि कैसे अब आर्म्ड फोर्सेस के जो अफसरान हैं उन्होंने सदर साहब के इख्तियारात को या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्चुअली रिप्लेस कर दिया है। अच्छा जी, फिर हमने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि उनको शाह साहब के सामने पूरी, हम दोबारा आपको वीडियो दिखा देते हैं स्क्रीन पर, पूरा हमने अपने टैंक तोपें सारी चीज़ें रखी। फिर जब वो पाकिस्तान की और वो टैंक तोपें मज़ाइल सब कुछ इसलिए रखे कि उनको पता हो कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, अगर हमें गज़ा में इसराइल बुलाता है, कुछ करता है, कोई ज़िम्मेदारी देता है, तो हम वहाँ पर किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें मुकम्मल डिस्प्ले किया हमने अपनी परफॉर्मेंस का उनके सामने। और उसके बाद ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे, आ रहे थे जब शाह साहब, तो उनके एक साइड पर 3 J-17 और एक साइड पर F-16 6 जहाज़ उनकी साइड पर उड़ाए गए। मीन एक 3 जहाज़ों ने इधर से उन्हें सलामी दी, 3 ने इधर से दी, और पाकिस्तान की हदूद में जैसे ही वो दाखिल हुए उन्हें ये 6 जहाज़ लेकर उनको लैंड करवाया, लाकर इस्लामाबाद में मीन जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पर लाकर उन्हें लैंड करवाया। ये भी एक डेवलपमेंट है जो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उर्दन के जो शाह साहब हैं उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और वजूहात आपको पता ही हैं, क्योंकि वहाँ से शायद हमारी लंबी दिहाड़ी लग सकती है मामलात जिस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर जोहराना था जब उनको निशान पाकिस्तान दिया, वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब ने कल बातचीत भी की थी सहाफ़ियों से। कुछ बातें, जुमले हमने आपको बताए थे, कुछ क्विकली बताएं क्योंकि फिर अगली खबर पर मूव करना है। एक तो उन्होंने कहा कि ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। ये बात आपकी ठीक है, अल्लाह की फ़ौज है, पाकिस्तान है ही अल्लाह का मुल्क, लेकिन फिर ये इस्तिस्ना आपने क्यों ले ली फील्ड मार्शल साहब? ये नहीं समझ। अल्लाह की फ़ौज है, आप उस फ़ौज के कमांडर हैं, इस्तिस्ना की समझ नहीं आई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मट्टी को भी मज़ाइल बना देता है। मतलब हमारा जो मट्टी है वो भी मज़ाइल बन जाएगी। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, पता नहीं इद्दत निकाह के केस हम क्यों फेंकते रहे, मट्टी फेंक देनी थी इन सारी चीज़ों के ऊपर, मज़ाइल की तरह लगती, पता नहीं क्यों हम ये सारा कुछ करते रहे। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल साहब ने काम ही मुका दिया। उन्होंने कहा मुझे जो अल्लाह कहता है ना, मैं उसी के मुताबिक काम करता हूँ। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फरमान के मुताबिक मैं अपने काम कर रहा हूँ। ये जितने भी वो काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो भले मुरीद के में हुआ है, भले नवंबर 26 को हुआ है, भले उसके बाद कश्मीर में हुआ है, जो कुछ भी, इलेक्शन चोरी हुआ है, इद्दत निकाह, जो कुछ भी, उन्होंने काम ही सीधा कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो वो करता हूँ जो अल्लाह का फरमान है। आगे चलें जी। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि ये जो हल्फ तोड़ा जाता है सियासत में इंटरफेयर करने का, ये भी कोई अल्लाह का हुक्म है। हो सकता हो वो हाफिज़ हैं, हमें तो नहीं पता, हमारे ख्याल में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो उन्हें कौम के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। फिर ये भी बताना चाहिए कि ये जो जंग या झड़प हुई थी, खैर मैंडेट तो पहले ही चोरी हो चुका था, वो भी अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, लेकिन ये जो जंग और झड़प हुई थी ये तो एयरफोर्स ने की थी, फील्ड मार्शल आपने अपने नाम के साथ लिखवा लिया। ये किस इस्लामी कानून के तहत हुआ है? क्योंकि इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे उलमा भी अब आपके बारे में तो वो कहते डरते हैं, लेकिन सदर जरदारी के इस्तिस्ना पर वो अपने फतवे दे चुके हैं कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरी है। तो आप तो वैसे ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करने वाले बंदे हैं, तो ये आप गैर शरी काम में किस तरह से दाखिल हो गए? ये काम ज़रा थोड़ा सा ख़राब है। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेशन कमांडर पिंडी की अंजुमन ताजरान के साथ इजलास हुई ना बात। फिर अब जो स्टेशन कमांडर है बढ़ता जा रहा है, ऐसा ऐसा काम आप ज़रा देखिए, हमारी बाजी को सफोकेट किया जा रहा है। उनकी हदूद के अंदर, जो उनकी सरकारी हदूद हैं, उनके अंदर अब दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। 27वीं तरमीम के बाद तो काम खुल डुल के होना शुरू हो गया। ये ज़हन में रखिए, खबर चंद दिन पुरानी है, ये बिल्कुल फ्रेश खबर नहीं है, चंद दिन पुरानी है, लेकिन खबर अहम है इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। स्टेशन कमांडर पिंडी ब्रिगेडियर अली अंजम, पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंजुमन ताजरान का जो इजलास है उसकी उन्होंने सदारत की। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। ताजरों ने उन्हें कहा कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। वैसे ताजर समझदार हैं, सबसे ज़्यादा समझदार ही ताजर होता है। उन्होंने कहा जी दफ़ा करें नून पीपल्स पार्टी को, बाजी को, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जनाब, हम तो आपके राज में रह रहे हैं, आप हमारे सर पर जो है वो आपकी छतर छाया बरकरार रहनी चाहिए। वह वैसे है तो सही पिंडी में छतर छाया, पता चला आने वाले दिनों में करेंगे वो स्टोरी। नाला ही, एक नाले की ज़मीन पर कब्जा करके रोड बना दी है, फिर कई ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं,
कई कई नए अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ बन रहा है। उस पर किसी दिन भरपूर स्टोरी करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है पिंडी के अंदर, वो अलग से आपके सामने बात रखेंगे। लेकिन ताजरों ने कहा कि हजूर हम तो आप ही के नुमाइंदा हैं और आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप ही ने हमारे ऊपर जो है वो मेहरबानी करनी है। तो अब इसमें सवाल यह है कि कोई रह तो नहीं गया शोबा जिसमें जनाब की कारगुजारी नहीं है। पहले आपको पता ही SIFC, ग्रीन इनिशिएटिव, अब ताजर भी आप ही से मिलते हैं जाके और वो कहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वैसे मज़ा आ गया मैं कहता हूँ। दूसरी तरफ ILF के सूबाई सदर काजी अनवर बहुत ही सीनियर कानूनदान हैं, बहुत ही सीनियर वकील हैं और माहिर कानून हैं, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर आदमी हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर सर्विसेज क्लब में, जैसे जिमखाना वगैरह है वहाँ पर सर्विसेज क्लब है, पेशावर सर्विसेज क्लब में इमरान खान और PTI के जिक्र की इजाज़त नहीं, क्योंकि सर्विसेज क्लब फ़ौज के मातहत है और क्लब का सदर स्टेशन कमांडर है। इसलिए वहाँ पर किसी सूरत भी आप इमरान खान या PTI का जिक्र नहीं कर सकते। ये ILF के सूबाई सदर काजी अनवर, जो कि बहुत ही मोतबर और सीनियर वकील हैं, ये उन्होंने इंकशाफ किया है। बहरहाल गौर कर लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ इमरान खान के पास 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है, वहाँ पर इमरान खान का नाम लेने की इजाज़त नहीं है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने भी अपना एक इजलास किया है। ये जब आपको हमने बताया कि जो ताजरान हैं वो जब मिले हैं स्टेशन कमांडर से, तो उसके बाद फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने भी अपना एक, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी मीन जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उन्होंने भी अपनी एक तंजीम बना रखी है, उन्होंने अपना एक इजलास किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बैठे हुए मौजूदा जर्नैल हैं ये तो सारा काम लपेट गए, हमें तो कुछ भी ना मिला, हम तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, वही पेंशन पे गुजारा है, वही सब कुछ है हमारा। उन्होंने कहा जी कि कोटा सिस्टम बनाएं, हर महकमे में कोटा बनाएं। जी है, उन्होंने कहा है कि हर महकमे में कोटा सिस्टम रखें और हमारा हिस्सा रखें हर महकमे में, साडा हक एथे रख। जो रिटायर्ड सर्विसमैन सोसाइटी है, उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी दूसरी नौकरी का मौसर इंतज़ाम किया जाए, जो कि नहीं है। और वो इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने कहा कि बेहतरीन तरीका यही है कि आप पाकिस्तान के हर महकमे में हमारा कोटा रखें, ताकि हर महकमे में 15%, 20% सिर्फ रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं वही नौकरी कर सकें, ताकि हमें फौरी तौर पर नौकरी मिले। ये दुरुस्त बात नहीं है जो हमारे साथ की जा रही है, ये अब उनका मुतालबा है। जो वो देख रहे हैं ऊपर बैठे जर्नलिस्ट जो कर रहे हैं, उस हिसाब से तो उनका मुतालबा जो है वो समझ आती है कि वो कहते हैं हमें क्यों बाहर रखा हुआ है। अगली खबर चलें जी, अगली खबर है जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके बारे में बड़ा ऑर्डर आने वाला है। ये जाहिद गशकोरी साहब की खबर है। जाहिद गशकोरी साहब इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक और रिटायर्ड जनरल भी हैं। अब पता नहीं उनका इशारा बाजवा साहब की तरफ है या उनका इशारा आसिफ गफूर साहब की तरफ है या किसी और की तरफ है, ये हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक और रिटायर्ड जनरल हैं जिनके पासपोर्ट को कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें हाउस अरेस्ट भी शायद कर दिया जाए आने वाले दिनों के अंदर। ये जाहिद गशकोरी जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं। अब देखते हैं ये कौन सा जनरल होगा, किन के नाम ये कुर्रा निकलेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब का जो फैसला है वो जल्द आ रहा है। आपने याद रखना, हमने आपको पिछले हफ्ते ही ये बता दिया था कि फैज़ हमीद साहब को 9 से 12 साल हमारे ज़राए कह रहे हैं कि शायद सज़ा दी जाए और बाद में ऊपर हाई कोर्ट या कहीं से उस सज़ा को ख़त्म करवा दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि सज़ा भी दे दी और नहीं भी दी। ये हमने आपको हफ्ता पहले, तकरीबन 5-6 दिन या हफ्ता पहले, आपको याद होगा ये खबर आपके सामने रखी थी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बुशरा बीबी फैज़ हमीद के लिए काम करती थी और जो साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज़ हमीद हैं वो मालूमात बुशरा बीबी को पहले ही दे देते थे, फिर वो काम वैसे ही होता था, दुरुस्त साबित हो जाता था, जिससे इमरान खान को लगता था कि बुशरा बीबी को सब पता है और ये संगीन मजाक चलता रहा। ताकत के लिए खातून को लॉन्च किया गया, 4-5 साल लूट मार की गई एक मंसूबे के तहत, लूट मार के पैसे बानी PTI को हिस्सा मिलता था। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि ISI जो है, आप ही की बात मान लेते हैं, आप कहते हैं कि ISI बुशरा बीबी को कंट्रोल कर रही थी। बुशरा बीबी ISI के लिए, फैज़ हमीद कोई हमारे घर से तो नहीं आए थे, ISI के थे ना, अकेले तो काम नहीं कर रहे होंगे, कोई मेजर जनरल होंगे उनके नीचे, कोई ब्रिगेडियर्स होंगे, कोई कर्नल्स होंगे। आप कहते हैं कि बुशरा बीबी ISI की एजेंट थी
वो आईएसआई के लिए काम करती थी और करप्शन हो रही थी, तो इसका मतलब आईएसआई ने करप्शन की है। तो फिर बाकी अफसरान किधर हैं सब जिन्होंने करप्शन की फैज़ हमीद के साथ मिलके, वो किधर हैं सारे के सारे? ये वही बात हो रही है जैसे 4 साल से, कम से कम 3 साल से कहा जा रहा है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके पास फाइल थी बुशरा बीबी की करप्शन की, वो इमरान खान के पास लेके गए और इमरान खान ने उन्हें हटा दिया। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, तो किधर है वो करप्शन की फाइल? वो ले आइए, अभी बाहर क्यों रखी हुई है अंदर? इसी तरह अगर बुशरा बीबी वाकई आईएसआई के लिए काम कर रही थी और वो करप्शन भी कर रही थी, तो मतलब आईएसआई के लिए ही करप्शन कर रही थी, तो फिर आईएसआई के दूसरे लोग किधर हैं जिन्होंने करप्शन की? लेकिन बहरहाल आप जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि फैज़ हमीद को सज़ा दी जाए और फिर इमरान खान को उस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें भी मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए कोई ना कोई सज़ा दी जाए। तो ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये लोगों की, असल में लोगों का गैस वर्क ये है कि ये जो बकवास इस वक्त शुरू हुई है इसकी वजह ये है। फिर आगे ख्वाजा आसिफ साहब कंफर्म करते हैं पहले, और अब इमरान शफकत एक उनके करीबी सहाफ़ी हैं नून लीग के, वो भी यही कहते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए लीगी क़यादत को पैगामात भिजवाए और कस्में खाईं। जनरल बाजवा ने भी इसरार किया, मगर फिर आखिरी वक्त में जनरल फैज़ हमीद को छोड़ दिया, मगर कहा कि जनरल आसिम मुनीर की जगह किसी और को आर्मी चीफ बना दें। ये ख्वाजा आसिफ ने क्लेम किया। और इमरान शफकत जो इनके करीबी एक सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, फैज़ हमीद ने वीडियो कॉल पर एक हाथ कुरान पर एक हाथ बेटी के सर पर रखकर नवाज शरीफ को कहा कि मुझे आर्मी चीफ लगाएं, मैंने इमरान खान की तबाही फेर दूंगा, मैं उसकी कोई चीज़ नहीं रहने दूंगा। ये अब इमरान शफकत जो है वो क्लेम कर रहे हैं। फैज़ हमीद क्योंकि जेल में है, कोई जो मर्जी क्लेम करे। जब कोई शख्स अपने आप को अपना दिफा ना कर सके तो आप उस पर कोई भी इल्ज़ामात लगा दें। मज़ा तो तब था अगर तब आप इल्ज़ामात लगाते जब भले आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए थे, फैज़ हमीद बाहर थे, तो वो अपना दिफा कर पाते। अभी तो आप उनको कुछ भी कह सकते हैं जो आपका दिल करे, क्योंकि आपको कोई पकड़ने वाला, पूछने वाला तो है नहीं। अच्छा जी, आप ज़रा क्विकली आगे चलते हैं। आज के कमेंट्स आपके सामने रखने हैं हमने, 2 कमेंट हैं आज के जो आपके सामने रखने हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। मैंने जैसे आपको कहा जो उसमें सीखने की बातें होते हैं वो सीखते भी हैं, और कई दफ़ा आपके कमेंट्स में ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो आज की खबरों से रिलेटेड होती हैं, तो उसी में से हम आज की किसी न किसी खबर को भी डिस्कस कर सकते हैं। पहला कॉमेंट फजल साहब का है। उन्होंने कहा कि ये जो अखलाकियात हैं, मसलन हम जो कह रहे थे कि भले हमारी ख़वातीन का एहतराम नहीं किया शाहजेब साहब ने, उनकी बेगम साहबा साथ थी, मुझे फिर भी तकलीफ़ हुई कि उन्हें कोई ना कोई वहाँ पर जो भी परेशानी हुई उन्हें हुई, उसके लिए हमारी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कह रहा था कि मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं तो नहीं जानता वो शख्स कौन है, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उनको तकलीफ़ हुई। हालांकि उस शख्स ने ना उनसे कोई बात की, ना उन्हें उसने हरासा किया, ना उनके बारे में कोई उसने बात की। भाभी तो खुद ही बीच में आ गई। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं कि जब उसने शुरू में शाहजेब से सवाल पूछा तो शाहजेब को उससे इंगेज होना चाहिए था, को बात करनी चाहिए थी, या अगर शाहजेब ने फैमिली को अलग रखना था तो शाहजेब स्टोर से बाहर निकल जाते, फ़ोन करके बेगम को बता देते कि यहाँ एक बंदा मुझे तंग कर रहा था, मैं बाहर निकल गया हूँ, क्योंकि उस बंदे को तो नहीं पता चलना ना कि शाहजेब की बेगम साहबा कौन है। वाई शाहजेब ऑल द वे वेंट टू हिज वाइफ, ये मुझे अभी तक नहीं समझ, और जाके उनके पीछे खड़े हो गए। और अब शाहजेब खुद बात नहीं कर रहे, हालांकि वो एंकर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, काम करना चाहिए। भाभी हमारी जो हैं वो भी ड्रामाज के अंदर काम करती हैं, माशाल्लाह वो भी प्रोफेशनल हैं। लेकिन मैंने कहा क्योंकि वो उनका कोई काम नहीं है न्यूज़ एंड करंट अफेयर से, और वो जैसे उनकी बेगम जो है हमारे लिए बहन की जगह है, इज़्ज़त की जगह है, तो उनको हम साइड पे रखते हैं। तो शाहजेब क्यों जाके उनके पीछे खड़े हो गए और वो क्यों उस बंदे से बात कर रही हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आई। अगर वो स्टोर से बाहर निकल जाते, फ़ोन पे बेगम साहबा को बता देते कि मैं साथ वाले स्टोर में हूँ, ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, मैं इसको एंगेज कर रहा हूँ या नहीं एंगेज कर रहा, और बाहर जाके उससे को बात कर लेते या ना करते, चले जाते वहाँ से, ये सब मुझे समझ नहीं आई। तो फजल साहब ने जो कमेंट है उनका, उसमें उन्होंने हमें यही कहा है कि आप ये जो अखलाकियात हैं कि वो आपकी औरतों के ऊपर भले कोई हमला करते भी हैं, आप ना करें वापस, ये बेहतर है। बिल्कुल जी, यही इमरान खान की टीचिंग है, यही हम प्रैक्टिस करने की अमूमी तौर पर कोशिश करते हैं। बाजी, बहन, एहतराम कह के बात करते हैं, हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जारी व सारी रहे। आपका भी शुक्रिया, आपने ये दोबारा से एक रीइंफोर्स किया ये पैगाम। लेकिन इसमें कुछ सवालात हमारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाभी साहबा के एक तो इनको उनके पास नहीं जाना चाहिए था, फिर उनको भी नहीं कहना चाहिए था कि आप हरासमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो जैसे भाभी भी पहले से ही तैयार है कि इसने आना है, पीछे खड़े होना, उन्होंने कहना आप हरासमेंट कर रहे हैं। मतलब
पाकिस्तान में एलीट कैप्चर इतना है पाकिस्तान के सवाल पूछने पे पाबंदी है। अगर आप एक अवामी शख्सियत हैं, भले जर्नलिस्ट हैं, जज हैं, बड़े वकील हैं, कोई भी अवामी शख्सियत हैं, तो लोग जब आपको देखते हैं आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे आपकी राय पूछते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाऊं, कोई मुझे पूछे कि गिल साहब आप मुल्क से बाहर कैसे आ गए थे, क्या एजेंसियों ने आपको भेजा था, तो उनका हक है ये सवाल पूछना। अगर उनके दिल में है, उनको लगता है कि हो सकता है ऐसे ही हो, तो पूछ ले मेरे से, मैं जवाब दे दूंगा। इसमें भागने की क्या जरूरत है? या वो मुझे कहें कि आप क्या ISI के लिए काम करते हैं या करते थे, या जो भी वटेवर, वो मुझे जो भी कहना चाहें, उनकी मर्जी है। तो इसमें इस तरह पैनिक होकर भागने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ नहीं आई। और भाभी को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे ख्याल में उस शख्स ने भाभी को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन शाहजेब साहब ने भी जान के नहीं किया मेरे ख्याल में, लेकिन जो उन्होंने किया उसमें भाभी को खामखा उन्होंने बीच में पुलन कर दिया। अच्छा जी, आगे इसी को, अगर इसी कमेंट को और भी देखें तो ये जो हमारे पास अब जराए हमारे बताते हैं कि जब ये 243 के अंदर अमेंडमेंट हुई तो ARY ने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, तो उधर से ब्रिगेडियर साहब ने कहा हश, खबरदार इस पे बात की। तो ARY ने, हमारे जराए से पता चलता है कि उन्होंने आगे से कहा कि यार वो शाहजेब खानजादा ने भी तो की है। उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े बड़े काम करता है, जिस तरह वो हमें सर्व करता है आप नहीं कर पाते, इसलिए वो कर सकता है, उसको हमने इजाज़त दी है, आप या तो उसके लेवल को मैच करें हमारे लिए, फिर ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। और ये तमाम चीज़ें, फिर आप ये अखबार देख लीजिए, ये जब इकोनॉमिस्ट की ये खबर छपी तो ये बाकायदा दिखाया जी ये जादू का सामान है, ये आपकी फुफ्फो के जहेज़ में है जो आपको मिला है, ये जादू का सामान है जो आपको मिल गया कहीं से, ये जादू का सामान आपने पता नहीं कहाँ से तस्वीरें ले ली इसकी, तो ये छापा गया है। अच्छा, फिर आज का, कल का जो जंग अखबार है उनकी मेन हेडलाइंस, जैसे मैंने अपनी गिरफ्तारी पे नहीं, इनकी झूठी स्टोरी थी कि शहबाज गिल ने इकबाल जुर्म कर लिया, वो याद करें ना, और फिर ये भी थी कि इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया। आज तक उसका कोई सबूत नहीं दिया, कोई बयान मेरा सामने नहीं निकाल के लाए जो मैंने इमरान खान के खिलाफ दिया। अच्छा, एनीवेज इशू ये है कि अब इन्होंने, लेकिन इसमें ये एक शैतानी करते हैं, जो मेरे खिलाफ झूठी खबर लगाई थी ना, इकबाल जुर्म कर लिया, और जो अब इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को छाप रहे हैं, पूरे पूरे पेज भरे हुए हैं, इन्होंने पूरे पेज भरे हुए हैं, और उसके बाद कहते हैं हम कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते, पूरे पूरे पेज उन्होंने भरे हुए हैं, लेकिन लंदन में नहीं छापते। वो खबर भी नहीं छापी थी मेरे वाली भी लंदन में, और ये भी नहीं छापी इकोनॉमिस्ट वाली, क्योंकि इन्हें पता है कि लंदन में जुर्माना हो जाना है, लंदन के अंदर मुकदमा हो जाना है। तो ये जो हमारी एलीट है ये नहीं चाहती कि इनसे कोई सवाल करे। अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी एलीट हमारे एंकर्स हैं, वो सारों को गुस्सा ये कि ये क्या तरीका हुआ सवाल करने का। सवाल क्यों किया भाई? उसने कोई चीज़ तो नहीं उठा के आपको मारी जी। फिल्म क्यों बनाई है भाई? आप फिल्म, मुझे एक वाकया याद है, हालांकि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, हाल ही में उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, मैं सलूट करता हूँ उन्हें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मतीउल्लाह जान को। मैं हर रोज़ उनकी स्टोरीज़ को यहाँ पर कोट करता हूँ। एक दफ़ा जब मैं मुकदमों में फंसा हुआ था तो मैं हाई कोर्ट गया और उन्होंने मेरे आगे माइक किया और उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत कहती है अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई साइफर की वजह से, तो आप कहें अमेरिका मुर्दाबाद। मैंने कहा मैं अभी भी कहता हूं और जब कभी अमेरिका जाऊंगा तब भी कहूंगा कि हाँ, साइफर अमेरिका से आया था और उसकी वजह से हमारी हुकूमत गिरी थी। लेकिन मुर्दाबाद पाकिस्तान में लोगों को इस बात की नहीं समझ, उसको जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो डेथ टू, आप किसी के मरने की बात करते। तो मैं तो किसी मुल्क के बारे में भी नहीं ये कहना चाहूँगा कि आप फलाने लोगों को कह दूँ वहाँ के कि वो मर जाएं सारे। मैं क्यों कहूँ? और स्पेशली जहाँ पर मेरे दोस्त हों, मेरे शागिर्द हों, तमाम लोगों, मेरे अपने पाकिस्तानी हों लाखों की तादाद में। मैंने कहा आपको, लेकिन मती जो हैं वो एडमेंट थे, इंसिस्टेंट थे कि नहीं आप ये नारा लगाएं, आप ये नारा उनके ख्याल में मैं मुनाफकत कर रहा था कि साइफर आ रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि यार ये जो मेरा दोस्त है ना, इसने बिजनेस में मुझे धोखा दिया है, तो आप कहें कि अच्छा आप कह रहे हैं इसने धोखा दिया तो अब आप इसको बद्दुआ दें कि ये मर जाए। आप कहें यार नहीं, मैंने बद्दुआ नहीं देनी कि ये मर जाए, लेकिन इसने मुझे बिजनेस में धोखा दिया है या इसने मेरे साथ डीलिंग फेयर नहीं की। लेकिन मती साहब उस टाइम मुझे कह रहे थे कि नहीं लगाओ, बताओ कि मुर्दाबाद का नारा लगाओ। तो मैंने तो कभी नहीं मती को कहा कि वो मुझे हरास कर रहा था। वो साफ़ी, उसका सवाल करना हक है, मैंने जवाब दे दिया जैसे देना था। आल दो कि वो एडमेंट थे, मैं जिधर जा रहा था वो आगे आगे माइक लेके कह रहे थे। उसके बाद वो वीडियो का क्लिप भी निकाल के उन्होंने, देखो शहबाज गिल मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा रहा। मैं तो कुछ नहीं कहा, ऐसे ही भाई आप जवाब दे देते। अच्छा जी, खैर अगला सवाल, तो ये हमारे जो एलीट हैं ये नहीं चाहते कि सवाल कोई किसी से करे, इनसे ना कोई सवाल करे। अच्छा जी, अगला कमेंट जो है वो कलीम साहब का, वो कहते हैं 63 साल हो गए मुझे इंतज़ार करते कि पाकिस्तान के दिन बदलेंगे, नहीं बदले, मैं अभी भी पुरुमीद हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं सबको कहना चाहता हूँ, आपके नाजरीन को भी, मुझे भी, कि मैं 63 साल की उम्र में भी अभी भी पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। आप भी इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे, गिव अप नहीं करना। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।